कभी कभी घर की परिस्थिति भी ये बताती है कि आपकी कामयाबी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको बेहद मेहनत करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि सभी को विरासत में बहुत कुछ मिले। कभी कभी विरासत में सिर्फ एक जिंदगी मिलती है। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ले आइए नोटबुक और पेन मेरे साथ। प्रैक्टिस पेपर मार्च 2024 सेट बी का सेक्शन ए करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय दिस, चूज द करेक्ट आंसर। कंडीशन देखिए रिलेशन में, b इज इक्वल टू a प्लस 1 और b ग्रेटर होना चाहिए 5 से। चलिए चेक कर लेते हैं, क्या ये नंबर 5 से बड़ा है? नो, रिजेक्ट। क्या ये नंबर 5 से बड़ा है? इसके लिए चेक करेंगे। क्या ये नंबर 5 से बड़ा है? नो, इसलिए रिजेक्ट। क्या ये नंबर 5 से बड़ा है? नहीं, ये भी रिजेक्ट। इट मीन्स बिना कैलकुलेशन किए ये आंसर आ गया। अगर आप इसे चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। b की वैल्यू a में 1 ऐड करने से आनी चाहिए। a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 8। ये बात बिल्कुल सही है, सो b इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाय 6 की वैल्यू बतानी है। इसके लिए हमें पता होनी चाहिए कोस इनवर्स की रेंज 0 से पाई, क्लोज्ड इंटरवल, यानी यहां से यहां तक ये पाई होता है, ये 0। 7 पाई बाय 6 का क्या मतलब है? 6 3 ज़ा 18, 210। 210 कहाँ होगा? 210 के लिए ये 180 से आगे यहाँ पर है 210। ये इस रेंज में बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए इसे इस रेंज में लाना पड़ेगा। कोस इनवर्स कोस इस रेंज में लाने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कोस है यहाँ, और 0 को क्या कह सकते हैं? 2 पाई। तो हम इसके लिए 2 पाई का यूज़ करेंगे। 2 पाई में से अगर 5 पाई बाय 6 को माइनस कर दिया जाए तो 7 पाई बाय 6 आएगा। कैसे? 6 2 ज़ा 12, और 12 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा 7 पाई बाय 6। कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाय 6, ये जो 7 पाई बाय 6 है हमने इसे ऐसे लिख दिया, 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6। अब बताइए, 2 पाई इस लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, यानी यहां से आ जाएगा कोस 5 पाई बाय 6। और 2 पाई में से जब भी आप कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ में, और यहाँ पर कोस होता है, यानी कोई माइनस का साइन नहीं आएगा। ये दोनों टर्म्स कैंसिल और आंसर विल बी 5 पाई बाय 6। आप चेक कर सकते हैं 5 पाई बाय 6 क्या रेंज में है? 150 डिग्री। हाँ जी बिल्कुल, 0 से 180 के बीच में यहाँ 150 डिग्री आ जाएगा। ओके, सो आंसर विल बी 5 पाई बाय 6। बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए मैट्रिक्स गिवन है, ए ट्रांसपोज ए की मल्टीप्लाई हमें करनी है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए, कोस एल्फा, यहाँ पर साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, और अब मैट्रिक्स को ही लिख दीजिए। एरो के निशान लगाइए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ओके, अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा,
और जब आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा आएगा। ये आइडेंटिटी बन गई 1, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएंगी 1 0 0 1, यानी ये क्या बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो डी इज करेक्ट आंसर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओह सॉरी, ये तो 1 था, ये है ए में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, सो ए इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए ये बात तो सही है, कैसे आप मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, इस डिटर्मिनेंट ए को जब आप इस साइड ले जाएंगे तो यही तो बात आएगी, ये तो सही है। डिटर्मिनेंट ए का इन्वर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ए होता है, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बात भी सही है। ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, ये बात भी सही है। इसने क्या पूछा, जो सही नहीं है, ये सही नहीं है। ए प्लस बी का इन्वर्स बी इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स नहीं होता। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ए और बी दोनों ही मैट्रिसेस इन्वर्टिबल हैं तो उनका सम भी इन्वर्टिबल होगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सो डी इज नॉट करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस गिवन है और हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/2 लिखिए, -2 -3 3 2 -1 -8। ये कोऑर्डिनेट्स आपको सभी लिखने हैं, क्योंकि ट्रायंगल के एरिया का क्या रूल होता है, 1/2 x1y1 x2y2 x3y3, और थर्ड कॉलम में क्या लिखा जाएगा 1 1 1। अब इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपने -2 लिखा, 2 -8, पहले ही माइनस है तो ये क्या बन जाएगा +8। सेकेंड टर्म के आगे माइनस लगाते हैं, पहले ही माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस। ये वाला कॉलम और ये वाली रो हटाने के बाद हमारे पास ये नंबर बचेंगे 3 1, ये वाला 1 और ये, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, -1 आएगा, लेकिन हमें भी माइनस करना है इसीलिए +1। नाउ ये वाला नंबर लिखा जाएगा +1 और मल्टीप्लाई होगी दिस माइनस दिस, 3 8 ज़ा 24, इसकी मल्टीप्लाई -2, हमें भी माइनस करना है तो प्लस, ऐसे। ओके, 8 + 2 10, 10 2 ज़ा 20, 3 + 1 4, 4 3 ज़ा 12, 24 -2 -22। इन्हें आप सिंप्लीफाई करेंगे, -30 आएगा, -15 आएगा, लेकिन एरिया है माइनस में नहीं होता, इसलिए ए इज करेक्ट आंसर, +15। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, y की वैल्यू गिवन है, सेकंड डेरिवेटिव बताना है। बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, y = लोगरिथम x², पहला डेरिवेटिव dy/dx, लोगरिथम x का डेरिवेटिव 1/x होता है। अब इस लोगरिथम को छुपा लीजिए, x² दिखा, इसका डेरिवेटिव 2x, एक x कैंसिल हो जाएगा, 2/x। ओके, नाउ सेकंड डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए अगर आप इसे डायरेक्ट याद रख सकें तो -1/x² होता है, तो ये हो जाएगा -2/x², एंड दिस विल बी करेक्ट आंसर। और 1/x का डेरिवेटिव कैसे होता है, -1/x², ये भी देख लीजिए दोबारा से, मैं एक सैम्पल पेपर में बता भी चुकी हूँ। 1/x को लिख सकते हैं x⁻1, -1 को आगे लिखिए और इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये बन गया -2, और इस -2 को प्लस बनाने के लिए डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी डेरिवेटिव बताना है इसका। मतलब सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। अंडर रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, ये एक्स की पावर 1 और ये 1/2, 1 + 1/2 का आंसर 3/2 dx। सिंपल इंटीग्रेशन का रूल, पावर में आपने 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी सेम लिखा। सिमिलरली 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? 2 × 1 = 2 + 1 3/2, 3/2 को पलट दीजिए 2/3। सिमिलरली 2 × 1 = 2 + 3, 5/2 का क्या बन जाएगा? 2/5, एक्स की पावर 5/2 और साथ में c। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए 2/3 माइनस है 2/5 और ये दिस इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, e⁻x secant x into 1 + 10x। इस secant x को आप एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, secant x प्लस secant x into 10x dx। सिंपल सा रूल लगेगा यहाँ, e⁻x के साथ अगर fx + f' हो और ऐसे फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना पड़े तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं e⁻x fx + c। ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या होगा? e⁻x इंटू में फंक्शन प्लस c, e⁻x secant x + c, so b is correct answer। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। डेफिनेट इंटीग्रल का ये क्वेश्चन है। लिमिट देखिए ध्यान से, -π/2 से +π/2। इस फंक्शन को आप चेक कर लीजिए कि ये फंक्शन ओड होगा या इवन होगा। fx की वैल्यू है 10⁵5x, जहां जहां x है वहां वहां आप -x लिख दीजिए। 5 को हमने बाहर लिख दिया, माइनस ऐसे आ जाएगा और अब आप इसे लिख सकते हैं ऐसे। (10⁵5x), इसके प्लेस पर आप fx लिख दीजिए और देखिए क्या हुआ। आपने x को -x से रिप्लेस किया और माइनस कहाँ आ गया? बाहर। दिस इंप्लाइज फंक्शन कैसा हो गया? ओड। और अब यहां एक रूल होता है, लिमिट -a से a fx dx का आंसर डबल हो जाता है। लिमिट चेंज हो जाती है 0 से a fx dx। कब? अगर फंक्शन इवन हो। और इसी क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाता है अगर फंक्शन ओड हो। ओके, फंक्शन के ओड होने का क्या मतलब है कि आपने x को -x से रिप्लेस किया और -fx आंसर आ जाए। इवन होने का क्या मतलब है? f ऑफ -x की वैल्यू में माइनस गायब हो जाए, माइनस फिनिश हो जाए। जैसे यहाँ 5 के प्लेस पर अगर 4 होता तो माइनस खत्म हो जाता, तब फंक्शन कैसा हो जाता? इवन। और इवन होने से ये आंसर आ जाता। ओके, लेकिन ये फंक्शन ओड है इसलिए आंसर 0 होगा। सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बतानी है जो नॉट डिफाइंड है। क्यों? ये देखिए यहाँ साइन के साथ dy/dx आ गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइंड है बिकॉज इट इज नॉट ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन y' में ये पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। ओके, ज़्यादा जल्दबाजी में इसकी डिग्री 3 मत बोल देना। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आर देयर इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। जनरल सॉल्यूशन में पूछा जाए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो जितना ऑर्डर उतने सॉल्यूशन यानी 4। लेकिन अगर इसकी जगह पूछ लिया जाता पर्टिकुलर सॉल्यूशन तब आंसर कितना होता 0। ऑर्डर का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ही यही होता है कि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे ही नहीं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये फंक्शन है, कंटिन्यूस है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ी ही सिंपल सी बात है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। एफ ऑफ 0 की वैल्यू के और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन की क्या वैल्यू है, ये वाली साइन एक्स बाई एक्स प्लस कोस एक्स। ओके, लिमिट सम के ऊपर ओपन हो जाती है यानी साइन एक्स बाई एक्स प्लस अगेन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोस एक्स। के इज इक्वल टू इस लिमिट की वैल्यू 1 होती है और यहाँ आप एक्स के प्लेस पर 0 लिखेंगे और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ओके, के इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 13, किसी लाइन ने ये 3 एंगल्स बनाए एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ। हमें डायरेक्शन कोसाइंस बतानी है। बताइए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, एल एम एन, और एल क्या होता है कोस थीटा यानी कोस 90 डिग्री, एम के लिए कोस 135 और एन के लिए कोस 45। ओके, ये थर्ड एंगल है। कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 135, देखिए कोस 135 के लिए आप क्या लिखेंगे, कोस 135 को लिखा जा सकता है कोस 180 माइनस 45 डिग्री। ये है 180, इसमें से जब भी आप कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ साइन और कोसिकेंट होते हैं, कोस नहीं होता, तो इसलिए क्या आएगा माइनस। दूसरी बात, इस लाइन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता यानी कोस 45, और कोस 45 की क्या वैल्यू होती है 1/√2, इसलिए कोस 135 का आंसर आ गया -1/√2। ये कोस 45 है, सिंपल 1/√2। सो डायरेक्शन कोसाइंस आर 0 -1/√2 1/√2 which is required answer. Okay, now question number 14, पी ए पी बी की वैल्यू गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर लाना है। ए और बी कैसी इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट। वेरी सिंपल, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हों तो इसका आंसर होता है पी ए इंटू पी बी। पी ए की वैल्यू 3/5, पी बी की 1/5, मल्टीप्लाई करेंगे 3/25 आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ए और माइनस ए वेक्टर हैं, ये हमसे कहा गया है कि कोलिनियर है। सही बात है, ये ए है और ये है माइनस ए, कोलिनियर है, ये बात सही है, ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड इज दिस। जब आप एक पेयर को रोल करते हैं तो टोटल इवेंट्स होती हैं 36। अब मुझे ईच डाई के ऊपर इवन प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं 2 3 5 अप टू सोन, लेकिन इसमें इवन कौन होता है सिर्फ 2, और ईच डाई के ऊपर आपको इवन प्राइम नंबर चाहिए यानी 2 2। ये तो एक ही पॉसिबिलिटी है, यानी आपके फेवर में तो सिर्फ एक केस है। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/36, लेकिन इसने क्या कहा 6/36,
तो ये बात तो गलत होगी, गलत हो गई। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। दो इवेंट्स हैं पी ए प्लस पी बी माइनस दिस इज इक्वल टू पी ए, तो हमें इसका आंसर बताना है। सिंपल सी बात है, पी ए से पी ए कट गया, माइनस के नंबर उधर जाकर प्लस में चेंज हो गए। ऐसे इस बात को संभाल के रख लीजिए और जो आपको आंसर ढूंढना है उसका फॉर्मूला बता दीजिए। पी ऑफ ए बाई बी का क्या रूल होता है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। लेकिन ये तो दोनों इक्वल हैं, यानी दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा? 1। सो आंसर विल बी 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। प्रोजेक्शन वेक्टर बताना है ए का बी पर। ये और भी आसान क्वेश्चन है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या फॉर्मूला होता है? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए की लेंथ। ए डॉट बी करिए मल्टीप्लाई, आई इंटू 7i यानी 7, आई डॉट आई 1 होता है ना, इसलिए 3 और -1 की मल्टीप्लाई -3। सिर्फ आप कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 8 जा 56 डिवाइडेड बाय ऑन बी कहा गया है। ऑन बी का मतलब है यहाँ आपको बी लिखना है। ओके, बी की लेंथ, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। ये कोफिशिएंट लेने हैं 7 -1 और 8। ओके, 7 - 3 4, 4 + 56 60, और इन सब का सम, स्क्वायर का सम 49, 1 8 8 = 64, 114, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आ गई प्रोजेक्शन 60/√114। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 और 20 असर्शन और रीजन के हैं। देखिए 19 में असर्शन क्या है? ए एक सेट है 1 2 है, इसमें सिर्फ बी में है 3 4, नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी 16। और रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी इज इक्वल टू क्यू, नंबर ऑफ रिलेशंस ये होते हैं। ये बात तो सही है, 2⁻p⁻, यानी रीजन तो है सही। और यहाँ हम चेक कर लेते हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन का ये रूल हम लगाएंगे 2 × 2, 2⁴ कितना होता है? 16। ये बात भी सही, यानी असर्शन ओके, रीजन ओके, और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसलिए आंसर कौन सा सही होगा? ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन की ये होंगी। चलिए चेक कर लेते हैं। ये कार्टेशियन फॉर्म है किसी लाइन की, और ये जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं ना 3 2 1, ये होती हैं डायरेक्शन रेशोज। और जब हमारे पास डायरेक्शन रेशोज होती हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं? 3 डिवाइडेड बाय इन्हीं तीनों के स्क्वायर का सम का अंडर रूट। ओके, हर नंबर के नीचे यही नंबर आएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 3 = 9, 2 2 = 4 + 1 ये आ गया 14। हर नंबर को इसी से डिवाइड करना है, यानी डायरेक्शन कोसाइंस आएंगी 3/√14, 2/√14 और 1/√14। देखिए इन्होंने यही कही है, वेरी गुड, यानी असर्शन इज करेक्ट। रीजन को पढ़िए अब ध्यान से। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस इज गिवन बाय दिस। ये फॉर्मूला तो सही है, 2 पैरेलल लाइंस के बीच का यही डिस्टेंस होता है। रीजन भी सही है, लेकिन क्या हमने ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया? नहीं। रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बातें दोनों सही हैं। देखिए ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। और इसी के साथ आपने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।